हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का कंप्लीट ब्रेकडाउन। और साथ ही इस वीडियो में मैं बताऊंगा मूवी के ईस्टर एग्स, हिडन डिटेल्स और कॉलबैक्स भी। सो स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। मार्वल की सभी मूवीज की तरह ये भी शुरू होती है मार्वल स्टूडियोज के लोगो के साथ, जहाँ पर एक न्यू अपडेट में एक विलन को ऐड कर दिया गया है लोगो में। ध्यान से देखने पर आप ही हू रिमेन्स, जिसे हमने लोकी के सीजन फिनाले में देखा था, उसे स्पॉट कर सकते हैं इस लोगो में। जिसके बाद मूवी शुरू होती है क्वांटम रेल्म के फ्लैशबैक सीन से, जो है जेनेट वैन डाइन के पॉइंट ऑफ व्यू का, यानी कि 30 सालों का वो टाइम जो जेनेट ने क्वांटम रेल्म में बिताया था। यहीं पर जेनेट स्पॉट करती है कैंग की शिप को क्रैश होते और फिर कुछ क्वांटम क्रिएचर्स से फाइट करके वो कैंग की हेल्प करती है। अब इससे रिलेटेड और डिटेल्स मूवी में आगे पता चलेंगी, लेकिन यहीं पर हमें फर्स्ट लुक मिलता है कैंग की टाइम चेयर का। कॉमिक्स में यही वो टाइम चेयर है जो उसे अनेबल करती है टाइम और स्पेस में ट्रेवल करने के लिए। मूवी में इस टाइम चेयर में लेजर वेपन्स और पावरफुल फोर्स शील्ड भी लगी हुई है और इसका यूज कैंग मूवी के क्लाइमैक्स में भी करता है। अब हम आते हैं करंट टाइमलाइन सैन फ्रांसिस्को में, जहां स्कॉट लैंग एक फेमस पर्सनैलिटी बन चुका है। लास्ट ईयर की मिस मार्वल सीरीज ने रिवील किया था कि अवेंजर्स एंड गेम के बाद स्कॉट लैंग फेमस होके एक पॉडकास्ट चला रहा है और फिर स्कॉट लैंग की बुक मेंशन हुई थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में एक ईस्टर एग के रूप में। इसी बात को एक्सप्लेन करता है स्कॉट अपने वॉइस ओवर में, जहां वो एंटर करता है एक कॉफी शॉप में जिसका ओनर है एक्टर रूबन रबासा, और मूवी में उनका नाम रूबन ही रखा गया है। इस कैरेक्टर को हमने मार्वल की एजेंट ऑफ शील्ड सीरीज में देखा था मिस्टर कार्डोजो के रूप में। और जाते जाते वो स्कॉट को थैंक यू स्पाइडरमैन कहता है। ये एमसीयू का एक इंटरनल जोक बन गया है कि कैसे इस यूनिवर्स में एक एंटमैन और एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं। बेंच पे बैठे जिस बच्चे को वो हाई फाई करता है, उसके हाथ में एंटमैन का लंच बॉक्स है, साथ ही उसके बैकपैक पे बनी है एंटमैन आर्ट। ये 2015 के एंटमैन की प्रमोशनल बैनर वाली फोटो है। स्कॉट को बास्किन रॉबिन्स एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड देते हैं, जहां हमें दिखता है एंटमैन 1 से उसका फर्स्ट मैनेजर डेल भी। ऑल्दो एंटमैन 1 में जब उसके मैनेजर को ये पता चला था कि स्कॉट जेल टाइम सर्व कर चुका है तो उसे जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर वो अपना अवार्ड रिसीव करता है एज एंटमैन। साथ ही हमें यहाँ दिखती है होप, जो हैंक पिम की कंपनी अब खुद चला रही है, और ब्लिप के बाद लोगों की हेल्प करने की वजह से उसे ह्यूमैनिटेरियन ग्लोबल सर्विस अवार्ड भी मिलता है। स्कॉट लंच के लिए मिलता है एजेंट जिमी वू से, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था एंटमैन एंड द वास्प में स्कॉट के पेरोल ऑफिसर के रूप में, और रिसेंटली हमने उसे देखा था वांडा विजन शो में मोनिका रैम्ब्यू के हेल्प करते हुए। ऑल्दो यहाँ पर ये सिर्फ एक छोटा सा केमियो था। इसके बाद स्कॉट अपनी बुक रीडिंग करता है एक सिटी लाइट्स बुक स्टोर में, जो कि एक रियल बुक स्टोर है सैन फ्रांसिस्को सिटी का। यहीं पर हमें उसकी बुक दिखती है जिसका टाइटल है लुक आउट फॉर द लिटिल गाय, और इंटरेस्टिंगली ये बुक अमेजन पे खरीदने के लिए अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको चेकआउट जरूर कर लेना। यहीं पर स्कॉट को कॉल आता है और वो जाता है अपनी बेटी कैसी को जेल से छुड़ाने के लिए। स्कॉट की बेटी कैसी लैंग, जिसे हमने पिछले दोनों पार्ट्स में देखा है, वो अब बड़ी हो चुकी है और ब्लिप के बाद वो बन गई है एक एक्टिविस्ट, और ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में वो अरेस्ट हो गई है। अब कैसी का फर्स्ट अपीयरेंस होता है जेल में, जो मिरर करता है स्कॉट लैंग के 2015 वाली एंटमैन के फर्स्ट अपीयरेंस को। ऑल्दो स्कॉट लैंग चोरी की वजह से जेल में था और कैसी कुछ अच्छा करने की कोशिश में, यहाँ वो मदद करने की कोशिश कर रही थी उन होमलेस लोगों की जो ब्लिप के बाद सब कुछ खो चुके हैं। इसी चीज को और एक्सप्लोर किया गया था फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में। जेल से बाहर आने से पहले पुलिस वाला उससे मांगता है उनकी श्रंक की हुई कॉप कार, यानी कि कैसी भी पिम पार्टिकल्स को यूज करना सीख चुकी है। इस कॉप कार के ऊपर नंबर मेंशन्ड है 5138, और ये मोस्ट प्रोबेबली किसी मार्वल कॉमिक्स के इश्यू से रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल मैं इसे ढूंढ नहीं पाया। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। अब गाड़ी से वापस आते वक्त स्कॉट कैसी को लेक्चर देता है कि कैसे उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से पिम पार्टिकल्स का टैग गवर्नमेंट के हाथ लग सकता था, जो अगेन मिरर करता है एंटमैन एंड द वास्प में हैंक पिम और स्कॉट के इसी सीन को, जहां हैंक पिम अपसेट था स्कॉट से जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद वो अरेस्ट हो गया था। अब जब स्कॉट कैसी के लिए एक नॉर्मल लाइफ विश करता है तो वो उससे बहस करती है ये कह के कि उसकी लाइफ नॉर्मल हो ही नहीं सकती, क्योंकि 6 साल की उम्र में एक बी उसे मारने की कोशिश कर रही थी, जो रेफरेंस है एंटमैन 2015 में येलो जैकेट के साथ एंटमैन की फाइनल बैटल का। ऑल्दो मूवी में आगे चल के येलो जैकेट का ये एक इकलौता रेफरेंस नहीं होने वाला। अब कार में जब होप म्यूजिक प्ले करने जाती है तो वहां भी ऑडियो बुक प्ले हो रही है स्कॉट लैंग की बुक लुक आउट फॉर द लिटिल गाय वाली, और इस वॉइस ओवर में स्कॉट मेंशन कर रहा होता है अवेंजर्स एंड गेम की टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग वाला पार्ट, जहां पर इनिशियल टेस्ट में हल्क ने स्कॉट को बेबी बना दिया था। साथ ही वो मेंशन करता है वो पार्ट जहां वो स्पेस से आए एक रैकून से भी मिला था, जो कि रॉकेट रैकून का रेफरेंस है। अब सभी इकट्ठे होते हैं होप के पेरेंट्स हैंक पिम और जेनेट वैन डाइन के घर, जहां पर मेंशन किया जाता है क्वांटम रेल्म में बिताए जेनेट के 30 साल, और क्वांटम रेल्म के मेंशन पे जेनेट के चेंज एक्सप्रेशन यहीं पे दिखने लगते हैं। यहीं पर कैसी को जेल से छुड़ाने वाली बात पे हैंक पिम मेंशन करता है कि वो एंट्स की मदद से उसे आसानी से छुड़ा सकता था। एंटमैन के फर्स्ट पार्ट में स्कॉट को जेल से छुड़ाने के लिए हैंक पिम ने एंट्स की आर्मी को ही भेजा था। यहाँ कैसी मेंशन करती है कि वो स्कॉट की तरह लोगों का भला करना चाहती है। वो उसे याद दिलाती है स्कॉट की विस्टा कॉर्प और फिर जर्मनी में कैप्टन अमेरिका वाली बैटल को। विस्टा कॉर्प वो कंपनी है जहाँ स्कॉट लैंग काम करता था, और जब उसे पता
चला कि उसकी कंपनी लोगों को लूट रही है तो उसने अपनी कंपनी में हाइस्ट की, जिस वजह से वो फर्स्ट टाइम जेल गया था। और इसके अलावा जर्मनी वाली बैटल हुई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जहां पर वो कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ा था टोनी स्टार्क की टीम के अगेंस्ट। जब वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तब हमें फर्स्ट लुक मिलता है एंट पिम के हैंक्स का, जिन पे कैसी और हैंक मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और हैंक पिम यहीं पे बताता है कि ये एंट्स अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर रहे हैं। इस सीन में एक छोटी सी डिटेलिंग है, ये एलिवेटर जिसे यूज करके एक एंट ऊपर जा रहा है। बट फिर कैसी बताती है कि कैसे ब्लिप के 5 सालों में उसने हैंक पिम के नोट स्टडी करके क्वांटम रेल्म पे रिसर्च की और क्रिएट किया ये डिवाइस। हैंक पिम इस डिवाइस को कंपेयर करता है हबल टेलीस्कोप से। 1990 में लॉन्च हबल स्पेस टेलीस्कोप एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे अभी भी स्पेस की फोटोज खींचने के लिए यूज किया जाता है। बट जैसे ही जेनेट को इस बात का पता चलता है कि ये डिवाइस क्वांटम रेल्म में सिग्नल सेंड कर रहा है तो वो पैनिक करके इस डिवाइस को शट ऑफ कर देती है। लेकिन तब तक क्वांटम रेल्म में सिग्नल रिसीव हो चुका होता है और कोई उन सबको उस डिवाइस के थ्रू सक कर लेता है क्वांटम रेल्म में। यहाँ सबसे पहले जेनेट और हैंक पिम क्वांटम रेल्म में घुसते हैं और अपने पेरेंट्स को जाता देख होप स्कॉट से आंखों ही आंखों में बात करके अपना वास्प वाला सूट एक्टिवेट करके क्वांटम रेल्म में डाइव करती है। और बिल्कुल इसी तरह कैसी के क्वांटम रेल्म में जाने के बाद ही स्कॉट भी जाता है। इसी सीन में हमें हैंक पिम के एंट्स भी दिखते हैं जो अब सीधे दिखेंगे मूवी के क्लाइमैक्स में। अब एंट फैमिली यहाँ 2 ग्रुप्स में बढ़ जाती है, एक तरफ होप, जेनेट और हैंक और दूसरी तरफ स्कॉट लैंग और कैसी। ऑल्दो इन दोनों टीम्स की जर्नी मूवी में एक साथ मिक्स करके दिखाई गई है, लेकिन स्टोरी इजीली समझने के लिए पहले मैं स्कॉट और कैसी की जर्नी बताऊंगा। कैसी को बचाने के लिए स्कॉट अपना सूट पहनता है और जायंट मैन में टर्न हो जाता है। क्वांटम रेल्म के कुछ क्रिएचर्स से फाइट में उन्हें बचाते हैं क्वांटम रेल्म के नेटिव लोग जो एक्चुअल में रिबेल कर रहे हैं कैंग के रूल के अगेंस्ट। यहाँ इन दोनों को पकड़ के लाया जाता है इन फ्रीडम फाइटर्स के बेस पे। यहाँ के एक क्रिएचर जिसका नाम है वेब, उसकी बॉडी से प्रोड्यूस स्लाइमी ऊज पीने से इन दोनों को उनकी लैंग्वेज समझ आने लगती है। यहाँ पर वेब का वॉइस ओवर किया है एंटमैन टीम के एक मेंबर कर्ट यानी कि एक्टर डेविड डैशमेल्चियन ने। इसके बाद उन्हें लाया जाता है इन फ्रीडम फाइटर्स की लीडर जेंटोरा के पास। अब कॉमिक्स में जेंटोरा नीस थी लेट क्वीन जेरल की जो रूल करती थी प्लेनेट काय पे, और वो पार्ट है माइक्रोनॉट्स, एक सुपर हीरो टीम जो एग्जिस्ट करती है माइक्रोवर्स यानी कि क्वांटम रेल्म में। यहाँ पर उसके राइट हैंड मैन का नाम है क्वाज जो एक टेलीपैथ है। कॉमिक्स में क्वाज नाम से कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन कसार जरूर है जो एक टेलीपैथ था और लीडर था माइक्रोनॉट्स की टीम का ही, तो ये उसी का रेफरेंस कैरेक्टर है। अब जैसे ही जेंटोरा उनसे जेनेट का नाम सुनती है तो वो उन्हें बताती है उसकी इन्वॉल्वमेंट कैंग के साथ, और कैंग जेनेट को पकड़ने के लिए कुछ भी करेगा और इसी चक्कर में वो लोग भी फंस जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अपना बेस छोड़ के भाग पाए, कैंग की रोबोटिक आर्मी यहाँ पर अटैक करती है और अपने फादर की एडवाइस के अगेंस्ट जाके जेंटोरा को बचाने के लिए कैसी सूट अप करती है। यहाँ जो पर्पल कलर का सूट कैसी ने पहना है वो है कॉमिक्स का स्टिंगर सूट। ऑल्दो कैसी को कॉमिक्स में स्टैचर नाम से भी जाना गया है, लेकिन स्टैचर का सूट रेड एंड ब्लैक कलर का है। अब एमसीयू में उसे स्टैचर बुलाया जाता है या स्टिंगर, वो फ्यूचर में ही पता चलेगा। इस फाइट में इन पे भारी पड़ता है कैंग का भेजा हुआ हंटर जो कि है मोडॉक। अब कॉमिक्स में मोडॉक जिसका फुल फॉर्म है मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर किलिंग। अब कॉमिक्स में मोडॉक का ओरिजिन टोटली अलग है। जॉर्ज टाल्टन जो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा बन गया था, उसे क्रिएट किया गया था कंप्यूटिंग के लिए, लेकिन अनलिमिटेड पावर पाने के बाद वो किलिंग मशीन बन गया। बट मूवी में ओरिजिन स्टोरी के साथ साथ मेन कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया गया। यहाँ मोडॉक है डैरन क्रॉस यानी कि येलो जैकेट जो एंटमैन के फर्स्ट पार्ट की बैटल में क्रश होके पहुंच गया था क्वांटम रेल्म में। यहाँ एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि डैरन को बचाया कैंग ने और उसके बाद उसे मैकेनिकल पार्ट्स देके उसने बना दिया है मोडॉक। अब मोडॉक की मदद से स्कॉट, कैसी और जेंटोरा को पकड़ के ले जाया जाता है कैंग की सिटी में जो कि है क्रोनोपोलिस सिटी यानी कि कैंग की कॉमिक्स वाली सिटी। अब दूसरी तरफ जेनेट, हैंक और होप को धीरे धीरे करके क्वांटम रेल्म की डिटेल्स बताती है, जहां वो ये मेंशन करती है कि ये जगह टाइम और स्पेस के बाहर है और एक नेक्सस है। अब कॉमिक्स में नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज गेटवे है सभी रियलिटीज के लिए, और इस टर्म को हम व्हाट इफ सीरीज और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी सुन चुके हैं। यहीं पर वो हैंक पिम को एंटमैन नाम से बुलाती है क्योंकि कॉमिक्स और एमसीयू में ओरिजिनल एंटमैन हैंक पिम ही है। अब क्वांटम रेल्म को एक्सप्लोर करते हुए जेनेट मदद लेती है अपने पुराने कॉन्टेक्ट्स की, जिनके थ्रू उन्हें मिलता है एक फ्लाइंग क्रिएचर जिसपे वो सवारी करके जाते हैं एक सिटी में। यहाँ पर एक सीक्रेट डोर के पीछे बार होता है जहाँ पर ये तीनों भी वही ऊज पीते हैं, जिसके बाद इन्हें भी उनकी लैंग्वेज समझ आने लगती है। अब यहीं पर ये लोग मिलते हैं जेनेट के क्वांटम रेल्म वाले लवर क्राइलर से। एक्टर बिल मरी का प्लेड ये कैरेक्टर क्राइलर कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता था जो था प्लेनेट काय से। ऑल्दो ये कॉमिक्स में इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं था और मूवी में भी वही दिखाया गया है। अब क्राइलर कैंग के लिए ही काम कर रहा होता है और वो इन्फॉर्म कर देता है कैंग की आर्मी को, लेकिन जब वो उन्हें पकड़ने आते हैं तो तीनों फाइट करते हैं और क्राइलर की शिप लेके ही वहां से भाग जाते हैं। अब शिप में होप के प्रेजेंस में एक ऑकवर्ड डिस्कशन होता है हैंक और जेनेट के बीच कि पिछले 30 सालों में उन दोनों ने किस किस को डेट किया है। यहाँ पर हैंक मेंशन करता है लिंडा का नाम। अब कॉमिक्स में एक छोटा सा कैरेक्टर है लिंडा कार्टर जो कनेक्टेड थी हैंक पिम के साथ, तो ये उसी चीज का एक रेफरेंस हो सकता है। अब होप के पुश करने पे
पे जेनेट बताती है आगे की स्टोरी। क्वांटम रेल्म में उसी दिन वो मिली थी उस ट्रैवलर कैंग से। कैंग के टाइम चेयर की मल्टीवर्सल पावर कोर डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसको रिपेयर करने में उसने कैंग की हेल्प की। बट जब उसकी टाइम चेयर पे इस कोर को फिट किया गया तो न्यूरल लिंकिंग की वजह से जेनेट को कैंग के पास्ट के विजन्स दिखे, जहां उसने कई वर्ल्ड्स और टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय किया। और ये पता चलते ही जेनेट ने पिम पार्टिकल्स की मदद से उसकी पावर कोर को एनलार्ज कर दिया, जिससे वो अपनी टाइम चेयर को यूज ना कर सके। लेकिन ये करने से पहले ही कैंग अपनी टाइम चेयर के थ्रू अपना ग्रीन और पर्पल कलर का सूट पहन लेता है, जो मैच करता है एग्जैक्टली उसके कॉमिक वाले सूट से। और इसी वजह से उसके पास वो टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे वो क्वांटम रेल्म में अपना किंगडम बिल्ड करता है। अब करंट टाइम में हम वापस पहुंचते हैं क्रोनोपोलिस सिटी, जहां स्कॉट और कैसी कैंग की प्रिजन में कैद है। कैंग के यहाँ आने पे स्कॉट उसे वार्न करता है कि उसने अवेंजर्स को इन्फॉर्म कर दिया है और वो यहाँ पहुंचते ही होंगे। ऑल्दो स्कॉट ऐसा करता जरूर, लेकिन क्वांटम रेल्म से बाहर कनेक्ट करने का कोई तरीका अभी तक एमसीयू में नहीं मिला है। अब कैंग इजीली उसका झूठ पकड़ लेता है और अवेंजर्स का नाम सुनने पे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले मारा है, और क्या वही है जो हैमर यूज करता है, जिसका मतलब है कि इस कैंग ने थॉर के एक वेरिएंट को भी किसी यूनिवर्स में मारा जरूर है। अब कैंग अपनी सूट की पावर की मदद से स्कॉट और कैसी दोनों को ही टॉर्चर करता है और स्कॉट से कहता है कि उसे उसके लिए मल्टीवर्सल इंजन कोर लाना ही पड़ेगा, जिसे जेनेट ने एनलार्ज कर दिया था। अब यही चीज एंटमैन फ्रेंचाइजी की थीम स्टोरी लाइन को रिपीट करता है। एंटमैन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई ना कोई हाइस्ट जरूर हुई है, और अब थर्ड पार्ट में भी कैंग द कॉन्करर के शिप के मल्टीवर्सल इंजन कोर को लाने के लिए एंटमैन फिर से एक हाइस्ट पे जाता है। बट इससे पहले कैंग मेंशन करता है अपने वेरिएंट्स को जो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये टर्म वेरिएंट एमसीयू के फेज 4 में लोकी सीरीज में यूज की गई थी, जिसके बाद इसे कहीं भी यूज नहीं किया गया। इसके अलावा कैंग कहता है कि अगर वो क्वांटम रेल्म छोड़ के नहीं गया तो केओस और इनकर्जन्स हो सकते हैं। अगेन इनकर्जन्स टर्म भी यूज की गई थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जो की प्लॉट रहा है 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक का, और ऑफ कोर्स अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो इस मल्टीवर्स सागा का कंक्लूजन होगी। अब कैसी की जान बचाने के लिए स्कॉट अग्री करता है और कैंग एक पोर्टल ओपन करके उन्हें ले जाता है उस लोकेशन पे जहां पर वो डिवाइस है। जाने से पहले स्कॉट कैसी को कहता है आई लव यू पीनट। ये सेम चीज उसने एंटमैन के फर्स्ट पार्ट में भी कही थी। अब कोर की लोकेशन तक पहुंचने के लिए स्कॉट श्रिंक डाउन करता है और फाइनली वहां पहुंचते ही वो एंटर करता है एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म में, जिसे मोडॉक ने श्रोडिंगर्स बॉक्स भी कहा है। अब ये प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म क्या है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन इसी प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म की वजह से स्कॉट लैंग के इन्फिनाइट वर्जन्स यहाँ अपने आप क्रिएट होने लगते हैं, जिनमें जायंट मैन और बास्किन रॉबिन्स में काम करने वाला एक स्कॉट भी होता है। बास्किन रॉबिन्स वाले स्कॉट का नेम टैग है जैक। जैक एक्चुअल में पॉल रड के बेटे का नाम है। कोर तक पहुंचने से पहले ही वो खुद के ही वर्जन्स के बीच फंस जाता है, लेकिन फिर एंटमैन के फर्स्ट पार्ट के क्लाइमैक्स सीन की तरह एक कॉलबैक सीन में जहाँ कैसी की आवाज सुन के स्कॉट लैंग क्वांटम रेल्म से वापस आया होता है, उसी तरह यहाँ भी कैसी की आवाज पहुंचती है स्कॉट तक, और फिर सभी स्कॉट कैसी की जान बचाने के लिए एक साथ मिलके स्कॉट के इस वर्जन को ऊपर धकेलने लगते हैं। इसी के पैरेलल क्राइलर की स्पेसशिप से जेनेट, हैंक और होप भी यहाँ पहुंच जाते हैं, और होप अपने वास्प वाले सूट की फ्लाइंग पावर यूज करके स्कॉट की मदद करती है, जिसके बाद दोनों ही पिम डिस्क शूट करते हैं उस पावर कोर पे और उस पावर कोर को श्रिंक कर देते हैं। शिप से उतर के जेनेट आती है पावर कोर लेने के लिए, लेकिन स्कॉट कैसी की जान बचाने के लिए पावर कोर दे देता है कैंग को। यहाँ कैंग होप को देख के उसे जेली बीन नाम से बुलाता है, वही नाम जो जेनेट ने यूज किया था उसके लिए एंटमैन एंड द वास्प में। लेकिन कैंग यहाँ पर अपनी डील से पलट जाता है और हैंक पिम के साथ उस शिप को डिस्ट्रॉय करके जेनेट और कैसी को लेके निकल जाता है। बट हैंक की डिस्ट्रॉयड शिप में उसे बचाने आते हैं उसके एंट्स। हैंक होप और स्कॉट के पास आता है अपनी एडवांस्ड एंट आर्मी के साथ, और वो उन्हें बताता है कि क्वांटम रेल्म में एंटर करने के टाइम डायलेशन की वजह से इन एंट्स ने कुछ ही देर में हजारों सालों की जिंदगी जी ली, और इन्हीं हजारों सालों की जिंदगी में ये रैपिडली इवॉल्व होके हाइपर इंटेलिजेंट हो गए और इन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी और स्पीशीज को डेवलप कर लिया है। टाइम डायलेशन बेस्ड है अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी पे। टाइम डायलेशन का इजीएस्ट एग्जांपल होगा इंटरस्टेलर वाला ये सीन, जहां पर हमें पता चलता है कि मिलर्स प्लेनेट पे बिताया हुआ हर एक घंटा अर्थ पे 7 सालों के बराबर होगा, और इसी रीजन से जब कूपर और उसकी टीम मिलर्स प्लेनेट से वापस आती है तो सिर्फ 3 घंटे के टाइम में अर्थ पे 23 साल गुजर चुके होते हैं। इसी के सिमिलर एंटमैन फैमिली के लिए क्वांटम रेल्म में सिर्फ कुछ ही घंटों का टाइम निकला है, लेकिन एंट्स के लिए वो हजारों सालों का टाइम हो चुका है। अब ये तीनों प्लान करते हैं एंट आर्मी की मदद से कैंग की सिटी पे अटैक करने का। क्रोनोपोलिस सिटी में वापस आकर कैंग पावर करता है अपनी सिटी को, जो पैटर्न सिमिलर दिखते हैं उन क्वांटम बैंड्स के जिन्हें हमने मिस मार्वल में देखा है, और साथ ही शैंग-ची की 10 रिंग्स के भी। लेकिन सैडली मूवी में इन दोनों में से ही किसी का रेफरेंस यूज नहीं किया गया है। यहाँ कैसी खुद को छुड़ाती है और फिर जेंटोरा को भी जेल से बाहर निकालती है, जिसके बाद कैंग के प्रोजेक्शन डिवाइस को यूज करके कैसी क्वांटम रेल्म के बाकी फ्रीडम फाइटर्स को भी एनकरेज करती है कैंग के अगेंस्ट वॉर करने के लिए। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए सबसे पहले यहाँ आता है स्कॉट लैंग जायंट मैन के रूप में, और
और डिस्ट्रॉय करने लगता है क्रोनोपोलिस सिटी को। अपने ऊपर हो रहे अटैक को रोकने के लिए स्कॉट एक बिल्डिंग को शील्ड की तरह यूज करता है, जो याद दिलाता है कैप्टन अमेरिका की शील्ड। कैंग की शिप को टेक ऑफ करने से रोकने के लिए स्कॉट की मदद करने आती है कैसी भी, लेकिन उससे फाइट करता है मोडॉक। मोडॉक को हराने के लिए कैसी भी टर्न हो जाती है जायंट कैसी में। अब कॉमिक्स में भी कैसी के पास जायंट पावर्स हैं और उसे जायंट वुमन नाम से भी जाना गया है। अपने जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने से पहले कैसी भी दोहराती दिखती है प्लीज वर्क प्लीज वर्क। यही चीज एंटमैन ने भी की थी एयरपोर्ट वाली बैटल पे जायंट मैन में टर्न होने से पहले, लेकिन मोडॉक को हराने के बाद वो उसे खत्म नहीं करती। उल्टा वो डैरन क्रॉस को कन्विंस करती है कि वो कैंग की साइड छोड़ के उनकी तरफ से फाइट करे। कैंग की शिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद जायंट मैन और जायंट वुमन हग करते हैं, जहाँ स्कॉट लैंग रेफरेंस देता है गॉडजिला का। लेकिन फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में टर्न होते ही कैसी कहती है कि उसे वीकनेस लग रही है और कोई सिट्रस फ्रूट चाहिए। यही सेम चीज एंटमैन ने भी कही थी सिविल वॉर में अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद। क्वांटम सिटी के रेसिडेंट्स और फ्रीडम फाइटर भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कैंग की आर्मी क्रोनोपोलिस तक पहुंचने वाला ब्रिज क्लोज कर देते हैं। लेकिन फिर क्वाज माइंड रीड करके उस ब्रिज को ओपन करने का कोड पता कर लेता है। ये कोड है 18147, जो कि एक हिडन ईस्टर एग है। मार्वल कॉमिक्स में स्कॉट लैंग का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था अवेंजर्स इशू 181 में, और इशू 47 में स्कॉट लैंग फर्स्ट टाइम बना था एंटमैन। अब सबके इकट्ठे होने से कैंग की आर्मी हारने लगती है और ये देख के कैंग खुद फाइट में उतरता है और अपने सूट की पावर्स यूज करके सबको मारने लगता है। यहाँ पर जेंटोरा की आर्मी के एक क्रिएचर को मारने के टाइम उसकी पावर्स को वो डिफ्यूज करता है मार्शल आर्ट स्टाइल में, जो चीज हमें शैंग-ची और उसकी मदर के 10 रिंग्स यूज करने के टाइम दिखी थी। बट अगेन इसका कोई रेफरेंस मूवी में कंफर्म नहीं किया गया है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि इस सीन और जस्ट मरने से पहले वाले सीन में, बट कैंग मेंशन करता है कि वो अनलेश करेगा डायनेस्टी ऑफ कैंग्स, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है अवेंजर्स की नेक्स्ट मूवी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी का। लेकिन फिर इस बैटल में कैंग एंट फैमिली को ओवरपावर करता है और एंटमैन का मजाक भी उड़ाता है। लेकिन तभी वहां एंट्री करता है ओरिजिनल एंटमैन हैंक पिम अपनी एंट आर्मी के साथ, जो कैंग की सिटी को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उसे भी ओवरपावर कर देते हैं। और जब कैंग खुद को अपनी शील्ड से डिफेंड कर रहा होता है तो मोडॉक की मदद से वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ऑल्दो इसी वजह से मोडॉक मारा जाता है। कैंग के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जेनेट पावर कोर फिक्स करती है और उसके साथ हैंक, होप और कैसी पोर्टल के थ्रू अर्थ पे चले जाते हैं। लेकिन कैंग अटैक करता है स्कॉट पे, जिस वजह से वो वहीं फंस जाता है। अब यहाँ कैंग और स्कॉट की 1-on-1 बैटल होती है, जो रेप्लिकेट करती है स्कॉट लैंग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन सीन, जहाँ 2015 के एंटमैन में वो जेल में इसी तरह फाइट कर रहा था। ऑल्सो ये एक फैक्ट है कॉमिक से कि कैंग को 1-on-1 बैटल में फाइट करने में ज्यादा मजा आता है। अब बुरी तरह पिटने के बावजूद कैंग को क्वांटम रन से बाहर निकलने से रोकने के लिए स्कॉट लैंग दोनों टाइप के पिम पार्टिकल्स रेड और ब्लू पावर कोर में डाल देता है। पावर को डिस्ट्रॉय होने से पहले कैंग भागने को ट्राई करता है, लेकिन तभी होप भी पोर्टल से वापस आ जाती है और फिर दोनों मिलके कैंग को पुश कर देते हैं इसी कोर में, जिसके डिस्ट्रक्शन के साथ कैंग भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके कुछ ही देर बाद कैसी अपनी क्वांटम डिवाइस की मदद से वो पोर्टल फिर से ओपन करती है, जिससे स्कॉट और होप वापस आ जाते हैं अपने घर अर्थ पे। और मूवी के लास्ट सीन में हम फिर से देखते हैं स्कॉट लैंग को अपनी हैप्पी लाइफ नरेट करते हुए, जहाँ वो अभी भी एक हीरो ही है, लेकिन अब रूबन उससे कॉफी के लिए पैसे लेता है। बट अपनी बेटी के साथ और टाइम बिताने के लिए वो बिना उसके बर्थडे के उसके लिए बर्थडे पार्टी रखता है, जिसका केक बनाता है डेल, वही बास्किन रॉबिन्स वाला उसका मैनेजर। और इस सब के बीच उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि कैंग ने अपनी डेथ के बारे में जो भी उसे बताया था, यानी कि उसके वेरिएंट्स, डिस्ट्रक्शन और इनकर्जन्स, क्या वो सच में हो सकता है। बट फिर वो एंड में कहता है कि एवरीथिंग इज प्रोबेबली फाइन, जहाँ पर मूवी खत्म होती है। बट ऑफ कोर्स रियलिटी हमें पता है कि एवरीथिंग फाइन नहीं रहने वाली है, और मूवी के एंड क्रेडिट्स ये क्लियर करते हैं। मूवी के 2 एंड क्रेडिट्स की डिटेल के लिए ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अगर एंटमैन 3 के अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। और अगर ये 19 मिनट का वीडियो आप एंड तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।